हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। नहीं भी अच्छे हैं तो अच्छे हो जाइए, पेपर आने वाला है, अच्छा होना ही पड़ेगा। देखो आज हम लोग करने वाले हैं बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे आते हैं 5 चैप्टर। पहला चैप्टर आता था डाइजेस्टिव, जिसको हमारा कैंसिल कर दिया गया, अब वो हमारे एग्जाम में इट एग्जिस्ट नो मोर। अब उसके बाद अपने जो बाकी के चैप्टर्स हैं, जैसे कि अपना रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन है, नर्वस सिस्टम है, ये सारे चैप्टर, इसके अलावा लोकोमोशन है, यानी ओवरऑल 5 चैप्टर हैं जो हमको ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ने होते हैं। अब ये 5 चैप्टर जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के, बेसिकली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये एक बेसिक बनाते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी बेटा आज हम लोग जो 2 चैप्टर करने वाले हैं, इसमें भी हम आज पूरे 5 चैप्टर नहीं कर रहे हैं, हम 2 चैप्टर कर रहे हैं। कौन कौन से चैप्टर कर रहे हैं? हम यहाँ पर कर रहे हैं कौन सा, हाँ देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन सा कर रहे हैं बेसिकली आज, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि अपना नर्वस सिस्टम करेंगे। नर्वस सिस्टम के अलावा हम लोग यहाँ पर अपना करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन बोले तो जहाँ पर हम अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं, थाइमस की बात करते हैं, पैराथॉर्मोन की बात करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं, यानी बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनकी बात करेंगे। और इसके अलावा अपने न्यूरॉन्स की बात करेंगे। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, ये सारे टर्म्स तुम वेल अवेयर होगे अगर तुमने ह्यूमन फिजियोलॉजी की ये दोनों चैप्टर्स पढ़े हैं। तो क्या हम टेस्ट कर लें हमने कितना पढ़ा हुआ है? चलो फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। हाँ जी, मेरा नाम तुमको पता होगा, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर इश्मिता सिंह। और बेटा ये चैनल, इसका बेटा एक टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे तुमको PDF वगैरह मिल जाते हैं अगर तुम्हें नीडेड है तो। इसके अलावा हम लोग वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशंस करेंगे और हम वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो सो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है। पहला है, देखो कंसिडर करने हैं हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि हमको ये दोनों स्टेटमेंट देखने हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो नर्व फाइबर हैं ये इनर्वेट करते हैं बॉडी के सारे सेल्स में एंड द सेलुलर फंक्शंस नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। और जो अपने सेलुलर फंक्शंस यानी जो सेल काम कर रहा है उसको हमें लगातार रेगुलेट करना होता है, हमें उसको लगातार चलाना होता है। तो इस स्टेटमेंट में क्या, मैं तुमको सबसे पहले बताऊंगी कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत। तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट NCERT में इस चैप्टर से, यानी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की पहली लाइन NCERT की उठा करके डाली गई है। यहाँ पे मिस्टेक क्या है? मैम ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि ये बेटा जो न्यूरल सेल्स होते हैं या जो अपने नर्व फाइबर्स होते हैं ये बॉडी के सारे सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि अपना जो नर्व है वो बॉडी के सारे सेल्स में प्रेजेंट नहीं रह सकता। इसी वजह से हमने क्या किया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाए, क्योंकि जहां पर नर्व नहीं पहुंच सकती, जहां पे अपना न्यूरॉन नहीं पहुंच सकता, वहां पे हार्मोन पहुंच जाते हैं। ओके, तो सारे सेल्स को इनर्वेट नहीं करता। ये सारा सेल लिखा होने की वजह से अपना स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड, मतलब हमारी बॉडी को एक बहुत स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशन मिलना चाहिए, यानी बॉडी में जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं सब कोऑर्डिनेट करने चाहिए, है ना। ऐसा कैसे? तुम्हें आगे चलना है तो तुम्हारे पैर मूव करते हैं, कभी देखा है हाथ मूव करने लग जाए? नहीं होता। मतलब बॉडी में हर चीज कोऑर्डिनेट कर रही है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की बात मान रहा है। मम्मी क्या बोलती है, तुम मेरी सारी बात मानोगे तो तुमको मैं डांटूंगी नहीं, सब कुछ काम अच्छे से होगा। फिर तुम्हें टॉफी चाहिए होगी तो मैं तुम्हें टॉफी भी खिला दूंगी, तुमको चिप्स चाहिए होगी मैं तुम्हें चिप्स भी खिला दूंगी। तो मतलब क्या है, बॉडी में जितने भी फंक्शंस है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, और उनको कोऑर्डिनेट कौन करवा रहा होता है? तो वो कोऑर्डिनेट करवा रहे होते हैं अपने नर्वस सिस्टम। तो ये कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन है, ये प्रोवाइड होता है और इसको करवाता कौन है? नर्वस सिस्टम करवाता है। और नर्वस सिस्टम में भी कौन सी? नर्व इंपल्स कराती है। अब बेटा सबसे पहला सवाल होता है, मैम ये नर्व इंपल्स होती क्या है? तो बेटा ये जो नर्व इंपल्स होती है यही होती है स्टिमुलस। स्टिमुलस बोले तो वो चीज़, वो जो उसको इंफॉर्मेशन दी गई है। तो स्टिमुलस भी अगर देखी जाए तो क्या होती है? तो वो भी एक इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन मिलती है कहाँ से मिलती है? तो फ्रॉम सराउंडिंग। सराउंडिंग बोले तो जो आसपास का पर्यावरण है, आसपास का इन्वायरमेंट है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको हम बोलते हैं क्या? नर्व इम्पल्स। मैंने तुमसे कहा चलो खड़े हो जाओ,
क्लास में जितने बच्चे हैं जिन्होंने ब्लैक शर्ट नहीं पहन रखी है, मेरी तरह व्हाइट शर्ट पहन रखी है, वो सब खड़े हो जाओ। ठीक, तो अब जितने बच्चे व्हाइट शर्ट में वो सब खड़े हो जाएंगे। उनको ये इंफॉर्मेशन दिया, उनको मैंने ये मैसेज दिया, उनको ये स्टिमुलस दिया। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या होती है? एक इंफॉर्मेशन देना, एक ऑर्डर देना। तो ऑर्डर जो दिया जाता है इन्वायरमेंट के थ्रू, तो उनके लिए मेरी ये बात क्या होगी? स्टिमुलस होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो अपना स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया भैया, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो यहाँ पर अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ऑल सेल में नहीं होता नर्वस सिस्टम। लेकिन ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट है जी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसमें से कौन है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? देखो बेटा, जब भी एग्जाम में ऐसा सवाल आता है ना, तो पहले देख लेना वो करेक्ट पूछ रहा है या वो इनकरेक्ट पूछ रहा है। वो इनकरेक्ट पूछा ना, तो अब इनकरेक्ट पूछा है तो देखो ये इन्होंने सीधा हार्मोन की डेफिनेशन को कॉपी कर दिया है। लेकिन प्लॉट तो स्टोरी में हमेशा होता है ना भाई, हमेशा ऐसा थोड़ी ना होता है कि हीरो हीरोइन को एक दूसरे को देखे, उन दोनों में प्यार हुआ, उन्होंने शादी कर ली। उसमें प्यार होने में और शादी होने में बीच में बहुत सारे प्लॉट होते हैं ना इंडियन टीवी सीरियल में, तभी तो वो सीरियल जो है 20-25 साल चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ भी प्लॉट है। इन्होंने डेफिनेशन तो पूरी एज इट इज कॉपी कर दी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस है जो इन्होंने बना दिए, जिसकी वजह से एक स्टेटमेंट है वो गलत हो गया है। तो पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा है? नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। इसका मतलब है कि हम इनसे क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स हम इनसे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमको प्रोटीन चाहिए थी तो तुमने सोयाबीन की जगह सोचा चलो आज टेस्टोस्टेरोन खा लेते हैं, है ना। तुमको चाहिए था कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स चाहिए थे तो तुमने सोचा एक काम करते हैं आज ऑक्सीटोसिन खा लेते हैं। तो इनको खाने से तुमको कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली है। तो हार्मोन अपने नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, इनमें कोई भी न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट नेचर इसमें नहीं होता। इनसे तुमको कोई एनर्जी मिलने वाली नहीं है। ठीक, हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है बेटा लिटिल अमाउंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर तुमको टेस्टोस्टेरोन बनाने हैं तो तुमको बाल्टी भर टेस्टोस्टेरोन पीना पड़ेगा, तब तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होगा या टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन होंगे। कुछ माइक्रोग्राम्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन से तुम्हारा पूरी बॉडी में मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? लिटिल अमाउंट। ट्रेस अमाउंट बोले तो लिटिल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में इनकी ज़रूरत होती है। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये दोनों सही है। तीसरा देख लेते हैं, हार्मोन्स क्या है अपने? हार्मोन्स बेटा अपने होते हैं इंट्रा सेल्यूलर मैसेंजर। तो इंट्रा सेल्यूलर मतलब क्या हुआ? सेल के अंदर। ठीक है, लेकिन हार्मोन्स एक्चुअली क्या होते हैं? तो ये 2 सेल के बीच में बातचीत करने का एक तरीका होते हैं। तो इंट्रा सेलुलर की बजाय ये हो जाएगा इंटर सेलुलर। तो जो इंटर सेलुलर मैसेंजर होते हैं वो हार्मोन होते हैं। इसी वजह से अपना सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया। बाकी डी, हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, हार्मोन्स अपने कौन सेक्रेट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंडुलर टिश्यू सेक्रेट तो करती है, लेकिन ये स्टेटमेंट एक्चुअली पार्शियली करेक्ट है। कुछ हमारी बॉडी में ऐसे भी जगह होती हैं, ऐसे भी ऑर्गन्स होते हैं जो एंडोक्राइन नेचर के नहीं होते हैं, जैसे अपनी स्किन हो गई, जैसे अपना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, यानी तुम्हारे खाने का पाथवे, एलिमेंट्री कैनाल, वहाँ से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसलिए अपनी ये बात पार्शियली जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये भी हो गई सही। तो अपना सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, जो गलत स्टेटमेंट है वो पूछा हुआ है। पहला स्टेटमेंट है जो नर्वस सिस्टम है या जो न्यूरल सिस्टम है ये प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यानी कि एक नर्वस सिस्टम का एक न्यूरॉन ये है, दूसरा न्यूरॉन ये है, इन दोनों ने एक दूसरे को इस तरह से अटैच कर लिया तो ये क्या बन गया? पॉइंट, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ऐसा होता है ना। बिल्कुल सही बात है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, तभी तो जो इम्पल्स यहाँ से आ रही है पहले यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से इसके आगे जाएगी, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अमंग द ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है। हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई क्या करना है? गलत स्टेटमेंट है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। दूसरा क्या है? न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो है वो स्लो होता है और लॉन्ग लिव्ड होता है। सबसे गलत बात तो यहीं कर दी। देखो कितना बेवकूफियत भरा सवाल होगा ये।
ये बोल रहा है कि जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है वो स्लो होता है। बेटा अगर न्यूरल कोऑर्डिनेशन स्लो होगा ना तो तुमको आग की गर्मी महसूस ही नहीं होगी, उसको महसूस होने से पहले ही ठीक तुम्हारे जिस जगह पे ऑर्गन पे गर्मी लग रही है उसी ऑर्गन का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमेशा न्यूरल कोऑर्डिनेशंस होते हैं ना वो फास्ट होते हैं, वो जल्दी जल्दी होते हैं और वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है, जो अपने न्यूरल कोऑर्डिनेशंस होते हैं, जो न्यूरल इम्पल्सेस होती हैं, जो मैसेज तुमको मिलता है वो बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है और बहुत ही कम समय के लिए रहता है, उसके बाद वो भुलाया जाता है, वो ख़त्म हो जाता है और एक नया सिग्नल आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो मैम लंबे समय तक टिकने वाले सिग्नल कौन से होते हैं, धीरे धीरे आने वाले सिग्नल कौन से होते हैं, वो होते हैं अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसीलिए कहा जाता है, क्या बोला जाता है, जो धीरे धीरे रेमना धीरे से सब होए, माली सींचत 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। समझे, धीरे धीरे रेमना मतलब धीरे धीरे काम करो, धीरे धीरे करोगे ना तो सब हो जाएगा। और एकदम से सोचोगे आज हम 8 घंटे पढ़ लें, ठीक, कल हम 10 घंटे पढ़ेंगे, परसों हम 24 घंटा पढ़ेंगे, तो बेटा कुछ नहीं हो पाएगा। एक दिन में कभी फल प्राप्त नहीं होता। फल तब प्राप्त होता है जब हम धीरे धीरे रेमते हैं, एक एक दिन एक एक कदम चलते हैं। ठीक, और उसके बाद ऐसा नहीं है एक दिन एक पौधे में तुम माली आया 100 घड़ा पानी डाल दिया तो अगले दिन उसमें फल नहीं होंगे। फल तभी होंगे जब सीजन आएगा, अमरूद तभी मिलेगा जब अमरूद के मौसम आएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे रेमना धीरे से सब होए, माली सींचत 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। देख, तो ये वाला हो गया, ये वाला अपना क्या है, गलत हो गया, हमको इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना था, हमने बी ऑप्शन यहाँ पे टिक कर दिया। नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, अभी हमने इसके पिछले क्वेश्चन में देखा था। नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमैटोस्टैटिन क्या होता है मुन्ना? देखो 2 हार्मोन्स होते हैं, एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं सोमैटोक्राइनिन। ठीक है, एक होता है सोमैटोक्राइनिन और इसी के ऑपोजिट में दूसरा हार्मोन होता है सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन। अब देखो यहाँ पर हम ध्यान से अगर देखें तो क्राइनिन और स्टैटिन में फ़र्क है। तो स्टैटिन का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना और क्राइनिन इसका जस्ट उल्टा है, जो क्या करता है उसी को प्रमोट करेगा। भाई डिफरेंस सिर्फ क्राइनिन और स्टैटिन का है, तो कुछ ऐसा होगा जिसको ये रोक रहा है और उसी को ये प्रमोट कर रहा है। तो ये दोनों हार्मोन्स कैसे हो गए, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो गए, है ना? बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है। तुम कहोगे नहीं तो क्या मैं मान लूँगी, इतनी अच्छी बात है। ये दोनों हार्मोन्स क्या हो गए, ये दोनों हार्मोन हो गए एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक बोले तो अपोजिट, यानी एक ही काम पे दोनों अपोजिट कर रहे हैं, एक चीज़ को बढ़ा रहा है दूसरा चीज़ को कम कर रहा है। तो क्या है, सेम चीज़ को, जैसे कि मान लो तुम लोग हो, 2 बच्चा आमने सामने मेरे बैठे और एक कहे वाह मैम आप बहुत अच्छी हैं, दूसरा बोले अरे मैम क्या पढ़ा रही हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, हम तो बिना पढ़े लिखे ही डॉक्टर बन जाएंगे, है ना? तो यहाँ पर क्या है, एक बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, मोटिवेट हो रहा है, दूसरा बच्चा डीमोटिवेट हो रहा है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए हैं, एक ही चीज़ पे दोनों ऑपोजिट हैं, तो एंटागोनिस्टिक हो गए। तो यहाँ पर ये दोनों हार्मोन एंटागोनिस्टिक हैं। अच्छा मैम इतना बताया है कि ये एक प्रमोट कर रहा है और स्टॉप कर रहा है, तो ये कर किस चीज़ को रहे हैं, ये कर किस चीज़ को रहे हैं, तो ये कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को एक बढ़ाता है बॉडी में, एक कम करता है। तो मैम इसका असर भी बता दीजिए। देखो अगर ग्रोथ हार्मोन का सेक्रीशन कम होता है तो डॉर्फिज्म होता है, बच्चा छोटा रह जाता है साइज़ में। और अगर ग्रोथ हार्मोन का सेक्रीशन मोर होता है, नॉर्मल से ज़्यादा की बात हो रही है, कम किससे ज़्यादा, नॉर्मल से कम और नॉर्मल से ज़्यादा, तो मोर क्या होता है बेटा, मोर कॉज करता है जाइगैंटिज्म। ठीक है, जाइगैंटिज्म मतलब साइज़ में बड़ा हो गया, साइज़ में छोटा हो गया। और ये दोनों हार्मोन्स बेटा निकलते कहाँ से हैं, ये सवाल भी बहुत दिमाग में रहता है। तो इन दोनों का जो सेक्रीशन है ना, इन दोनों का जो सेक्रीशन है वो कौन करता है, वो करता है हमारा हाइपोथैलेमस। और ये जो हाइपोथैलेमस है इसका नॉर्मल नाम क्या होता है, तो इसको बोला जाता है मास्टर। ठीक है, मास्टर का भी मास्टर है ये, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड
मास्टर ग्लैंड कौन होती है? पिट्यूटरी होती है। पिट्यूटरी का भी मास्टर है, जैसे कि तुम मुझसे पढ़ो और जाके किसी को पढ़ाओ, ठीक, तो तुम उसके लिए मास्टर और मैं तुम्हारी भी मास्टर, मतलब उस बच्चे के लिए मैं क्या हुई? मास्टर की मास्टर। तो यहाँ पर क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है, जहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं, सोमैटोकाइनिन और सोमैटोस्टैटिन। अब ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? ग्रोथ हार्मोन पे काम करते हैं, और एक ग्रोथ हार्मोन का सेक्रीशन बढ़ाता है, दूसरा ग्रोथ हार्मोन का सेक्रीशन कम करता है। ग्रोथ हार्मोन अगर कम सेक्रीट हुआ तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म हो जाता है, और अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सेक्रीट हुआ तो जाइगेंटिज्म हो जाता है। जाइगेंटिज्म मतलब इंसान बड़ा सा दिखने लगेगा, ठीक, तुम्हारी हाइट है 6 फुट, उसकी हाइट होगी 10 फुट, तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कोई दानव खड़ा हुआ है ना, एकदम ऐसा लगेगा किसी ने आक्रमण कर दिया है अचानक से। और ये जो बौने होते हैं सर्कस के, वो डॉर्फिज्म वाले होते हैं, पिट्यूटरी डॉर्फ बोला जाता है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये करता क्या है? अब तो हम सारी बात पढ़ चुके हैं। स्टैटिन बोले तो स्टैटिक, स्टैटिक बोले तो कम, तो स्टिमुलेट करेगा, इनहिबिट करेगा किसको? ग्रोथ हार्मोन को, है ना। अब तो मेरे होशियार बच्चे हो, इतना तो समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है एक बोनी कैविटी में। बेटा हमारे क्रेनियम में एक हड्डियां होती ना, हमारा क्रेनियम हड्डियों से बना होता है, जिसमें हमारी आगे की बोन होती है फ्रंटल बोन, ये बोन होती है पैराइटल बोन, पीछे की ये बोन होती है ऑक्सीपिटल बोन, है ना। तो ये जितनी भी हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों के बीच में हड्डियां जब एक दूसरे से जुड़ रही होती हैं तो बीच में ऐसे कैविटी बना लेती हैं, झोला बना लेती हैं। सैक मतलब होता है झोला, झोला बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये क्या बन गया, तो इस कैविटी का नाम हम दे देते हैं, ये होती है सेला टर्शिका। सेला टर्शिका समझते हो क्या होता है? सेला टर्शिका बेटा, कभी घोड़े पे बैठे हो, घुड़सवारी की है? जब घुड़सवारी करते हैं तो जिस पे बैठते हैं उसका भी शेप कुछ ऐसा होता है ना, घोड़े की पीठ पर जब बैठते हैं। मान लो ये घोड़ा है, तो इस घोड़े की पीठ पर यहाँ तुम बैठोगे, तो ये जो घोड़े की पीठ पर तुम बैठे हो, वो उसका भी शेप कुछ ऐसे सैडल की तरह होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेला टर्शिका। अब इस सेला टर्शिका के अंदर ही अपना जो ऑर्गन है वो लाई करता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ब्रेन तो ऊपर है इसमें, तो ब्रेन से लटकता हुआ इस कैविटी में प्रेजेंट होता है, तो हम ये क्या बोलते हैं कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ग्लैंड अपना कौन सा हो गया बेटा? हाँ, ये ग्लैंड अपना कौन सा हो गया? ये है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर तुमसे आज के बाद कोई भी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है ये पूछे, ठीक है, मम्मी पूछती है ना, मम्मी पूछती है कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा ग्लैंड इसके बारे में बताओ, तो क्या बताओगे? मम्मी ये प्रेजेंट होता है हमारे खोपड़ी में, खोपड़ी में गड्ढा होता है, गड्ढे का नाम होता है सेला टर्शिका, और उसी गड्ढे के अंदर ये लटक रहा होता है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। आंसर तो मिल गया होगा, ठीक है। इसका नाम क्या है कैविटी का? सेला टर्शिका। और एंड इज अटैच टू, तो ये किससे अटैच होता है? ये बेटा इन्फंडिबुलम से अटैच होता है, ठीक। तो सेला टर्शिका हो गया। हाइपोथैलेमस, बी हो गया हाइपोथैलेमस, ठीक है, बाय द स्टॉक। ये वाला आंसर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेला टर्शिका होती है हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बेटा होते हैं दो पार्ट, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तुम मुझे ये बताओ एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या होता है? ये हो गया अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम होता है क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोला जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोला जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस इसके नाम होते हैं पिट्यूटरी, और इसके अलावा अपनी होती है सेला टर्शिका। तो सेला टर्शिका एंड हाइपोथैलेमस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पार्स इंटरमीडिया किसका पार्ट होती है? पार्स इंटरमीडिया पार्ट किसका होती है? तो बेटा अभी अभी हमने क्या पढ़ा, ये अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट है? सेला टर्शिका बोन में प्रेजेंट है, और कनेक्टेड किससे? हाइपोथैलेमस से। तो जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक अपने होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो थ्योरी पढ़नी हो, थ्योरी तुमको हम
पढ़ाएंगे, पर अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। ये सारी डिटेल कि मैम हमको ये सारी चीज़ें हवा में लग रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए तुमको पढ़नी पड़ती है थ्योरी, ठीक है। और थ्योरी तुमने अगर नहीं पढ़ी है तो बताना, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में अपने 2 पार्ट्स आते हैं बेटा। हमारे जो ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी प्लस जो अपना मिडिल पिट्यूटरी होता है वो एक ही में काउंट किया जाता है एंटीरियर में, ठीक है। अपना जो एंटीरियर है और जो मिडिल है दोनों को काउंट किया जाता है एक में ही। जो अपना ये मिडिल पिट्यूटरी होता है इसको हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। देखो नाम ही है मीडिया, मीडिया बोले तो बीच में, तो पार्स इंटरमीडिया ये होता है और एडिनो हाइपोफाइसिस ये होता है। तो हम दोनों को मिला करके बोल देते हैं कि ये दोनों क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस का पार्ट है, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि ये दोनों फ्यूज्ड होते हैं आपस में, ठीक है। जो अपना एंटीरियर और मिडिल है ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे, तो हम इनको मिला करके एडिनोफाइसिस या एडिनो हाइपोफाइसिस बोल देते हैं। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी फ्यूज्ड नहीं होता है, हम इसको क्या बोल देते हैं, हम इसको बोल देते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। ईजी है ना, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोल देते हैं। तो यहाँ पर अपना बहुत आसान सवाल है, पार्स इंटरमीडिया किसका पार्ट है, एडिनो हाइपोफाइसिस या एडिनोफाइसिस का। तो यहाँ पर हमको आंसर मिल गया। देखो अगर कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा तो सवाल अपने आप होगा। तुम क्या करते हो, तुम सोचते हो कि हमको कॉन्सेप्ट ना पढ़ना पड़े, हम सीधा क्वेश्चन पे दौड़े। अगर तुम सीधा क्वेश्चन पे दौड़ोगे तो तुम हर क्वेश्चन का आंसर याद करते घूमोगे। अगर तुमको कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, तुम कॉन्सेप्ट में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, 100% कॉन्फिडेंट हो, तो तुमको यहाँ पर क्वेश्चंस करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखोगे आंसर मारोगे, क्वेश्चन देखोगे आंसर मारोगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपने बेसिक स्ट्रांग कर लिए हैं। जब तुम बेसिक ही नहीं स्ट्रांग करोगे तो क्वेश्चन कैसे होगा भाई, है ना। भाई समझा करो यार, मतलब हर चीज़ ऐसे थोड़ी ना हर चीज़ का शॉर्टकट है। नहीं मैम उस वाले रास्ते से गए थे, ठीक है, तो हम आधे घंटे जल्दी पहुंच गए। बेटा जंगल का रास्ता हमेशा बुरा नहीं होता है, ठीक है। ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड होता है कितने पार्ट में, देखो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया, अब ये 3 क्वेश्चन बैक टू बैक हमने उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट पढ़े, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस से हमारे बेटा कुछ हार्मोन्स हैं जो निकलते हैं, इनका मैं तुम्हें निमोनिक बताती हूँ। कल को तुम्हारे पेपर में सवाल आएगा कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलता ही नहीं है, ठीक। चलो हम इसका ना एक अच्छा सा निमोनिक पढ़ लेते हैं, तुम्हारी इसमें तुमको ईजी हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो आज कुछ तो अच्छा करके गए हो। देखो जो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर वही कहानी 2 पार्ट होंगे, वो हम पूरी कहानी अब नहीं बनाएंगे, हम सीधा सीधा आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर अपने 2 ग्लैंड्स होते हैं, हम तो आ गए, पेन नहीं आ पाया। जो अपना एंटीरियर पिट्यूटरी है, जो अपना एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कौन कौन से हैं, हम इसको सीधा देख लेते हैं। एंटीरियर पार्ट से जो हार्मोन निकलेंगे तो हम इनका एक निमोनिक है। क्या निमोनिक है, इसको याद करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक है, फ्लैट पिग, ठीक। फ्लैट पिग, यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, देखो फिर से लिखती हूँ अच्छा सा, फ्लैट पिग। अगर हम काउंट करें टोटल वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 हार्मोन्स है, ये हर एक वर्ड से एक हार्मोन का नाम होता है। ये जो 7 हार्मोन्स है ये एंटीरियर पार्ट से निकलते हैं और पोस्टीरियर पार्ट से कुछ भी नहीं निकलता है, वो स्टोर करता है। पहले हम इनको देख लेते हैं। तो अगर हम फ्लैट पिग में आए तो एफ अपना क्या हो गया, एफ अपना हो जाएगा बेटा FSH। FSH बोले तो FSH क्या हो जाएगा, FSH हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी अपनी बॉडी में क्या करेगा, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करवाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। अगला क्या है, ये हमने क्या देखा, पहला देखा। अगर हम दूसरा देखें, फ्लैट में L आता है, L अपना क्या हो जाएगा, LH हो जाएगा। LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा। उसके बाद हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारा क्या है, ए से अपना हो जाएगा ACTH। ACTH बोले तो एडिनो कॉर्टिको, जब मैं लिख रही हूं तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH हो जाएगा। अगर हम अपने 4th हार्मोन की बात करें तो ये अपना हो जाएगा TSH। TSH बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा। उसके बाद में अपना आता है पी बोले तो PRL बोले तो प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो जाएगा। बार बार H लिख रही हूं मैं, सोची हार्मोन भी लिख दूं। फिर उसके बाद I बना, तो I से बेटा अपना जो हार्मोन होता है ना, I से जो अपना हार्मोन होता है 6th नंबर का, ये हो जाएगा इंटरमेडिन हार्मोन। इंटरमेडिन हार्मोन का दूसरा नाम होता है MSH। MSH क्या होते हैं? MSH होते हैं अपने मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, क्या होते हैं? मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। तो ये अपने हो गए 6 हार्मोन, बचा हुआ 7th हार्मोन, ठीक। जी बोले तो GH बोले तो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स कैसे याद हो गए? हमको सिर्फ एक निमोनिक याद करना पड़ा। निमोनिक का नाम था फ्लैट पिग। फ्लैट पिग आसान है ना। अब देखो इसमें हमको और भी कुछ पूछा जाता है, तुमसे पूछा जाता है ये बताओ ये जो FSH और LH हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो बेटा ये तुम्हारे होते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अगर तुमसे बोले गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आता है, तो वो हाइपोथैलेमस से आता है। ये अपने हो गए गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। 2 हार्मोन्स होते हैं, ये अपने 7 हार्मोन है जो एंटीरियर पार्ट से निकलते हैं। उसमें भी ये जो अपना MSH है बेटा, ये जो MSH है ये इकलौता ऐसा हार्मोन है जो कहाँ से निकलता है? ये हार्मोन निकलता है बेटा पार्स इंटरमीडिया से, ठीक है। ये निकलता है पार्स इंटरमीडिया से, यानी कि वो पार्ट जो एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ फ्यूज हो गया था। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। ये सारा किस्सा हो गया एंटीरियर पार्ट का। अगर अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर पार्ट की, तो बेटा पोस्टीरियर में हमारे कोई भी हार्मोन निकलता नहीं है, ठीक है। अगर तुमसे पेपर में बोला ना कि यहाँ से 2 हार्मोन सेक्रीट होते हैं, तो सीधा दिमाग लगा लो यहाँ से नो हार्मोन सेक्रीटेड, यहाँ से कोई भी हार्मोन सेक्रीट नहीं होता है। ये क्या करता है? ये ओनली स्टोर करता है। क्या करता है? ये ओनली स्टोर करता है, ठीक है। ये क्या करेगा? ओनली करेगा स्टोर। अगर पूछे किसको स्टोर करेगा, तो ADH बोले तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ये दोनों बनते कहाँ हैं? ये सिर्फ इनको स्टोर कर रहा है। इनका फॉर्मेशन होता है बेटा हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये पूरी कहानी है। इस पूरे कॉन्सेप्ट से तुम्हारे कम से कम नहीं तो 7 से 10 सवाल हो जाएंगे। सोचो इतनी छोटी सी बात है, मैम आज तक ना हम इधर उधर हड़बड़ाए घूम रहे थे, कैसे याद करें। याद हो गया? बहुत आसान है। चलो इसी बात पे हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो हमने छोड़ दिया था, ये है अपना क्वेश्चन कि अगर हम देखें पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस अपना सेक्रीट करते हैं क्या? ये अपना सेक्रीट करते हैं वैसोप्रेसिन। न्यूरोहाइपोफाइसिस अगर वैसोप्रेसिन सेक्रीट कर रहे हैं तो ये गलत हो गया, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे कोई कुछ नहीं सेक्रीट कर रहा है, सब कुछ हाइपोथैलेमस से आ रहा है, ये सिर्फ स्टोर कर रहे हैं अपने पास। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कहा बेटा मेरी एक किताब है उसको अपने पास रख लो, थोड़े दिन बाद मैं तुमसे वापस मांग लूँगी, तो क्या मेरे देने से वो किताब तुम्हारी हो गई? बिल्कुल नहीं हुई। समझना भी मत, वो मेरी ही किताब है बेटा, मैं ही वापस मांगूंगी तुमसे। समझ में आई? नहीं मैम हो गई। चलो अगला, एडिनोहाइपोफाइसिस ये स्टोर करता है TSH को एंड STH सेक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो बेटा ये सब न्यूरो नहीं होता है, एडिनो से होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस कलेक्ट्स एंड स्टोर्स। देखो जो बात अभी हमने कॉन्सेप्ट में सीखी थी, हमारा आंसर हो गया। न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या करता है? कलेक्ट करता है और स्टोर करता है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को अपने पास। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन और ये रहे आप। चलो करो इसको। क्या हुआ तेरा वादा। चलो ओवर सेक्रीशन हमने किया किसका ओवर सेक्रीशन किया? जिसने स्टिमुलेट किया अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी। अब भी मैंने तुमको बताया था डॉर्फिज्म जाइजेंटिज्म बताया था ना, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो जाएगा। अगर ओवर सेक्रीशन हुआ ग्रोथ हार्मोन का तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा एंड लीडिंग टू क्यू एंड आर ऑफ द रिजल्ट, यानी लो सेक्रीशन अगर हुआ तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म हो जाएगा। बोले तो फर्स्ट ऑप्शन है ना, हो गया ना फर्स्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैच द फॉलोइंग इस साल के पेपर का फेवरेट पार्ट था। 2024 में कितना सारा मैच द फॉलोइंग पूछा गया था ना। देखो इस बार फिर से आ गया तुम्हारे सामने मैच द फॉलोइंग। चलो करते हैं इसको। पढ़ो इसको पढ़ो, इससे मैच करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसको 2 सेकंड में कैसे करें, है ना। देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सीधा जाओ जहां पे फॉलिकल्स की बात हो रही हो। ये फॉलिकल्स की बात हो रही है, बिना पढ़े हमें पता चल गया, है ना। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जहां पे मेलानोसाइट की बात हो रही हो। 2 मैच हो गए। लेट्स सी यहाँ पर आके क्या मिलता है। A का थर्ड हो गया, और कितने ऑप्शन है जिसमें थर्ड है, तो अपना 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। 2 ऑप्शंस हैं जिसमें B का सेकंड और A का थर्ड है। इसका मतलब है हमको बाद में जाना पड़ेगा, और बाद में अगर हम गए तो यहाँ पे क्या है, पार्स इंटरमीडिया का 4th ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो अपना पार्स इंटरमीडिया होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ में मिक्स हो जाता है, फ्यूज हो जाता है ना। चलो, है ना कमाल की बात। कितना मजा आ रहा है मैम, ऐसे पढ़ते हैं तो कितना मजा आता है। बेटा पढ़ना हमेशा मजेदार होता है, लेकिन पढ़ना मजेदार कब नहीं होता है, जब हमको कुछ पढ़ रहे हैं, जो चल रहा है क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम दूसरी दुनिया में खोए हैं, है ना। पढ़ना तब तक मजेदार होता है जब तक तुमको समझ में आए। और इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि तुम्हारा बायो में 360 में 360 अगर नहीं आया ना, तब तो मुझे बताना, क्योंकि बायो पढ़ना भी बहुत फन है। मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक। मुझे बायो बहुत पसंद है, मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद है। ये केमिस्ट्री पसंद है, केमिस्ट्री वाले लोग नहीं पसंद है जो तुम लोग सोचते हो। मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, मुझे बायो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इन दोनों में ना मुझे समझना आसान है। भाई फिजिक्स में हाँ थोड़ा सा मेरा स्क्रू ढीला हो जाता है, मतलब थोड़ा ही ढीला होता है यार, मैंने भी नीट वीट किया हुआ है, ऐसे थोड़ी ना है। चलो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम है पिटोसिन। जैसे तुम पिटते हो ना हमेशा मम्मी पापा से, उसी तरह से इसका भी नाम पिटोसिन है। ये भी बचपन में बहुत खुराफाती था, तुम्हारी तरह था, ठीक। तो इसका भी नाम पिटोसिन पड़ गया। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट पूछना है, करेक्ट निकालना है। मैम हमेशा तो हमसे बोला जाता है सामने वाले में गलतियां निकालो, है ना। मम्मी पापा बोलते हैं देखो सामने वाले की अच्छी चीज़ों को देखा करो, अच्छी चीज़ें देखनी है, गलतियां नहीं निकालनी है। चलो अब अच्छी चीज़ देखते हैं। ये स्टिमुलेट करता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। फीमेल में स्टिमुलेट करता है विग्रस कॉन्ट्रैक्शन। जब फीमेल में प्रेगनेंसी खत्म होने वाली होती है, पार्चुरेशन का टाइम आने वाला होता है, तब ऑक्सीटोसिन उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है ताकि बेबी बर्थ हो सके, ठीक। बिल्कुल सही है। फीमेल में मिल्क इंजेक्शन भी कराता है, यानी मिल्क का फॉर्मेशन कौन कराता है, प्रोलैक्टिन। याद रखना बेटा, मिल्क को सेक्रीट कराने में ना बड़ा खेला है। तो मिल्क का जो फॉर्मेशन कराते हैं, मतलब यहाँ पे एक अलग ही लेवल का खेल चल रहा है, ठीक। अलग ही लेवल का खेल चल रहा है, बना कोई और रहा है, निकाल कोई और रहा है। मिल्क फॉर्मेशन कौन करा रहा है, मिल्क फॉर्मेशन कराता है प्रोलैक्टिन। अगर पूछा जाए प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से निकला, PRL एंटीरियर पिट्यूटरी फ्लैट पिग में जो P था, ठीक। और जो मिल्क का इजेक्शन करा रहा है उसकी दुनिया अलग चल रही है, मतलब बना कोई और रहा है, काम कोई और कर रहा है, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है ना। क्रेडिट कोई और ले रहा है, मेहनत कोई और कर रहा है। तो मेहनत किसने की, प्रोलैक्टिन ने की। मेहनत कौन किया, प्रोलैक्टिन। मजे किसके आए, नाम किसका हुआ, ऑक्सीटोसिन। क्योंकि ऑक्सीटोसिन ना एकदम भाव में बैठा था, मेरे बिना तो तुम वैसे भी कुछ मतलब के नहीं हो ना प्रोलैक्टिन, है ना। हुई मैं इतना स्मार्ट, मेरे बिना कोई काम ही नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। तो इसमें कोई गलती मिली, कुछ गलती नहीं थी, ये बिल्कुल 100 and 100 है। 36 के 36 गुण मिलते हैं इस क्वेश्चन के। चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ले क्वेश्चन हो गया रिपीट, और फिर से वही आंसर हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क ले। अब भी हमने यही कॉन्सेप्ट किया था, बना कोई और रहा है, इजेक्शन कोई और कर रहा है। आसान हुआ ना, बना कोई और रहा है, बना कौन रहा है, बना रहा है प्रोलैक्टिन, रिलीज कौन करा रहा है, ऑक्सीटोसिन। देखो अब भी किया था कि नहीं, इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट करो, क्वेश्चन अपने आप होगा। और बायो में बेटा अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना तो बायो भागेगी, ठीक।
देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको करते हैं और उसके बाद अपनी आज की हम लोग सेशन को एंड करते हैं। मज़ा तो बहुत आया होगा, फिलहाल मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मतलब जब मैं पढ़ाने लगती हूँ ना तो सारे दुख दर्द पीड़ा सब भूल जाती हूँ, इतना अच्छा लगता है। ठीक है, तो जब तुम पढ़ते हो ना, मेरी क्लास करते हो ना, तो एकदम सब चीज़ें भूल जाया करो, सिर्फ क्वेश्चंस पे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक, 360 में 360 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों के आते हैं, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम भी कर सकते हो, है ना। देखो इसमें क्या है, एक स्मॉल राउंड रेडिश स्ट्रक्चर है जो डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन में रेगुलेटेड होता है। बहुत छोटी बात है मैम, हम काम देख लेते हैं, काम देख करके हम इसको पूरा मार्क कर देंगे। सीधी सी बात है, जब डायर्नल रिदम की बात हो रही है तो मेलानोसाइट की बात हो रही होगी। मेलानोसाइट कहाँ से निकला था? मेलानोसाइट निकलता है बेटा पीनियल ग्लैंड से। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड होती है, लाल कलर की होती है, फोर ब्रेन में सिचुएटेड होती है। इसमें एक स्टॉक होता है जिससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है मिलानिन। ठीक है, मिलानिन होता है हार्मोन मिलानिन। एमएसएच कहाँ से निकला था बेटा? एमएसएच निकला था एंटीरियर पिट्यूटरी से। याद करो, फ्लैट पिग में तुमको आई से इंटरमेडिन पढ़ाया था। ठीक है, इंटरमेडिन का ही दूसरा नाम क्या था? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो एमएसएच होता है ये रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन को। पिगमेंटेशन का मतलब हो गया गोरा होना या काला होना। मैम लेकिन हम लोगों में भी काम करता है, तो बेटा हम लोगों में ये उतना ज़्यादा काम नहीं करता है। हमारे अंदर क्या है, ये थोड़ा सा डॉर्मेंट स्टेट में होता है। तुमने कभी किसी भी इंसान को बहुत काला नहीं देखा होगा, सांवला देखा होगा, गोरा देखा होगा और काला देखा होगा, लेकिन वैसा काला नहीं देखा होगा जैसे ये बालों का कलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन अपना हो जाएगा। चलो आज हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग कल भी इसी चैप्टर से आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, और बहुत जल्दी हम लोग अपनी पीवाईक्यू की सीरीज शुरू करने वाले हैं। उसमें हम लोग हर साल का पेपर एक दिन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो हम करेंगे लाइव, कोशिश करेंगे कि लाइव करें। अगर लाइव नहीं हो पाता है तो हम वीडियो शूट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तुम लोग बस अच्छे से चीज़ों को करते रहना, रेस्ट बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 360 में 360 बहुत आसान है। ठीक, ट्रस्ट में बहुत आसान है, सबसे हो जाता है जो थोड़ा सा भी ध्यान दे देता है। कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चंस करो और अच्छे से रहो, खुश रहो, मस्त रहो। और अगर मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पर क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। चलो टाटा बाय बाय, वहां पे तुमको पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, चलो फिर अब बोलते हैं बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।